जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। बीईएल एयरफोर्स के सप्लाई करेगी अश्विनी रडार। 4 से 5 वर्षों में एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट होने शुरू होंगे नए मल्टी रोल जेट्स। F-15 पार्टिसिपेट कर सकता है MRFA में नए पार्टिसिपेंट्स के तौर पर। BLA की कस्टडी में 200 से अधिक पाकिस्तान के सर्विंग मिलिट्री पर्सनल। और कई वर्षों में पहली बार रशिया और यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ ने करी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। आज 12 मार्च 2025 को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के साथ कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी वैल्यू है 2906 करोड़ रुपीस। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो BEL है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार जिसका नाम है अश्वनी, तो उसे सप्लाई करेगी। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अश्वनी रडार DRDO लैबोरेटरी द्वारा ही स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप की गई है और ये अत्याधुनिक सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पर आधारित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन फेस्ड एरे रडार है, जो कि हाई स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर स्लो मूविंग UAVs और हेलीकॉप्टर्स तो इस तरह के टारगेट्स को भी ट्रैक करने में सक्षम है। और ये एक 4D रडार है जो कि मल्टी फंक्शनल कैपेबिलिटी भी रखती है और ये बेहद ही सटीकता के साथ हाईली मैनेवरेबल टारगेट्स को भी पिन पॉइंट कर सकती है। यह हाई स्पीड फाइटर जेट्स को 200 किलोमीटर की दूरी तक डिटेक्ट कर सकती है, और जबकि छोटे साइज के एयरक्राफ्ट जिनके रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 स्क्वायर मीटर तक है तो ये उनको भी 150 किलोमीटर की दूरी तक डिटेक्ट करने में सक्षम है। और जबकि ये 30 मीटर से 15 किलोमीटर तक की ऑल्टीट्यूड कवरेज भी प्रोवाइड करती है। और निश्चित रूप से इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। हालांकि आज जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इसके तहत टोटल कितने रडार्स एयरफोर्स को सप्लाई की जाएंगी तो इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन जो पहले रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की योजना इस तरह की 18 रडार्स को खरीदने की थी। ANI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट किए जाने के बाद अब एयरफोर्स के लिए इन नए एयरक्राफ्ट का जो इंडक्शन है वो फास्ट ट्रैक ग्लोबल टेंडर के माध्यम से अगले 4 से 5 वर्षों में करने की तैयारी चल रही है। और इस रिपोर्ट में डिफेंस सोर्सेज के हवाले से कहा गया कि 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स का इंडक्शन स्वदेशी फाइटर जेट्स के साथ एयरफोर्स को अगले 10 वर्षों में अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में मदद करेगा। इस रिपोर्ट में इस बात को भी मेंशन किया गया कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो 2037 तक कम से कम 10 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन्स को रिटायर कर देगी, और जबकि एयरफोर्स का टारगेट है 2047 तक कम से कम 60 फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन्स को अचीव करना। और इसलिए 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स का जो इंडक्शन है वो अगले 5 से 10 वर्षों के अंदर स्टार्ट होना बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा सोर्सेज के हवाले से ये भी कहा गया कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी फाइटर जेट्स और इंजन प्रोजेक्ट्स पर ही बड़े पैमाने पर निर्भर है। और रही बात एयरफोर्स के लिए नए फाइटर्स को खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर की, तो उस टेंडर में अधिकतर वही पार्टिसिपेंट्स देखने को मिल सकते हैं जो कि पहले वाले टेंडर में भी शामिल थे, यानी कि रफाल, ग्रीपन, यूरोफाइटर टाइफून, MiG-35, F-16। लेकिन इनके अलावा एक नई एंट्री भी हो सकती है जो कि है F-15 स्ट्राइक ईगल की। और बाकी इस टेंडर प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स है वो इसमें शामिल होने वाले एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज का आकलन करने के लिए लिमिटेड ट्रायल्स ही कंडक्ट करेगी, क्योंकि इसमें जो अधिकतर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे उनके ट्रायल्स और उनका मूल्यांकन पहले वाले टेंडर्स में ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन पुराने वाले पार्टिसिपेंट में से अगर कोई अपग्रेडेड कैपेबिलिटीज के साथ भी ऑफर देता है तो उन कैपेबिलिटीज को लिमिटेड ट्रायल्स में टेस्ट किया जाएगा। हाँ, बाकी अगर कोई नया एयरक्राफ्ट जैसे पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि पहले वाले टेंडर में नहीं था तो उसकी ट्रायल की प्रोसेस थोड़ी लंबी हो सकती है। और बाकी ये भी बताया गया है कि जो एयरफोर्स है वो अगले 10 से 12 वर्षों में जैगवार, मिराज 2000 और MiG-29 तो इन एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन्स को कम्प्लीटली रिटायर करने पर काम कर रही है। बाकी अगर आपको MRFA प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर अभी तक की स्टेटस के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियोस हमने पहले बनाई हैं, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किए हुए 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, और जैसे कि BLA ने पाकिस्तानी स्टेट को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था प्रिजनर्स एक्सचेंज के लिए, और अब BLA ने इसी के रिगार्डिंग अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट जारी करी है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि अब पाकिस्तानी स्टेट के पास केवल 24 घंटे का समय बचा है प्रिजनर्स को एक्सचेंज करने के लिए। और BLA ने क्लेम किया है कि उनकी कस्टडी में 200 से अधिक सर्विंग एनिमी पर्सनल हैं, जिनमें पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंट्स, उनकी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ट्रूप्स भी शामिल हैं। और उनका कहना है कि अगर उनके दिए गए अल्टीमेटम के अंदर जो पाकिस्तानी स्टेट है वो प्रिजनर्स एक्सचेंज को प्रोग्रेस नहीं करती है तो इन सभी हॉस्टेजेस को बलूच नेशनल कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जहां पे उन पर कॉलोनियल ऑक्यूपेशन, एक्सप्लॉयटेशन और बलूचिस्तान में कई सारे वॉर क्राइम्स में शामिल होने के चलते मुकदमा चलाया जाएगा। और अगर वे इसमें दोषी पाए जाते हैं तो फिर बलूच नेशनल लॉज के मुताबिक उन्हें सजा मिलेगी।
और BLA ने यह भी वार्न किया है कि अगर पाकिस्तान और उनके मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस ये सोच रहे हैं कि वे डिलिंग टैक्टिक्स और आर्टिफिशियल प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। और BLA के क्लेम के मुताबिक उनकी कस्टडी में पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन रिजवान भी हैं, जो कि 43 पंजाब रेजिमेंट से हैं। और अपने इस ऑपरेशन को लेकर BLA की तरफ से वीडियो भी जारी की गई है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अभी तक 40 से अधिक पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की जान जा चुकी है। और जबकि क्वेटा से बलूचिस्तान की तरफ पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कॉफिन्स भेजे जाने वाली वीडियोस भी सामने आ रही है। लेकिन सबके बावजूद हमेशा की तरह जो पाकिस्तान की स्टेट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की मीडिया, तो वे अपने उन सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ को अभी भी छुपाने में लगे हुए हैं जिन सोल्जर्स ने उनके ही देश के लिए अपनी जान दी है। और जबकि रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय पाकिस्तानी मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा अलग फैलाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने सफल ऑपरेशन किए हैं BLA के खिलाफ। और फिलहाल अभी तक ऑफिशियल लेवल पर पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से कोई भी बड़ा कमेंट देखने को नहीं मिला है। और अभी हाल ही में पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट से सवाल पूछते हुए भी दिखाई दिए थे कि इस पूरे मामले पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी तक चुप क्यों है और बलूचिस्तान में अभी तक कोई भी गवर्नमेंट मिनिस्टर क्यों नहीं गया है। और कुछ ऐसे भी क्लेम्स किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके BLA फाइटर्स पर स्ट्राइक करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी उन्हें कोई खास सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। और आपको बता दें कि बलूचिस्तान के जो रेबल ग्रुप्स हैं उनकी जो असली लड़ाई है वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ है, क्योंकि ये दोनों देश मिलकर वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनको ही उनके रिसोर्सेज से दूर रखा जा रहा है। और अगर आपको बलूचिस्तान के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो उस पर डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी हमने डिफेंस इनसाइट चैनल पर अपलोड करी है, आप उसके माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बलूचिस्तान का मुद्दा क्या है तो उसे आसानी से समझ भी सकते हैं। भारतीय एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने भी SpaceX की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के लिए एग्रीमेंट साइन किया है और इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताया गया कि जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड स्टारलिंक के ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज भारत में अपने कस्टमर्स तक ऑफर करेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस पार्टनरशिप के बावजूद अभी भी स्टारलिंक को भारत में सभी नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलना बाकी है, जिसका मतलब यह है कि जब तक ये अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं तब तक स्टारलिंक भारत के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अपनी कोई भी एक्टिव सैटेलाइट बीम्स को डायरेक्ट नहीं कर सकता है और ना ही प्री ऑर्डर्स या फिर सेल के लिए अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता है। बाकी जैसे कि पहले के अपडेट्स में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि स्टारलिंक के सर्विसेज को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स ने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर अपना कंसर्न उठाया था, तो इसलिए इस बात की संभावना पूरी है कि सारे अप्रूवल्स दिए जाने से पहले इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा। रशियन न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA के प्रमुख और रशिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी है और जिसमें दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के प्रमुख इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे आगे भी रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे। और कई वर्षों में पहली बार हुआ है जब US और रशिया के इंटेलिजेंस चीफ ने फ़ोन पर बात करी है। बाकी एक अपडेट यह है कि एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 11 और 12 मार्च को वेलिंगटन में स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज यानी कि DSSC को विजिट किया था और इस विजिट के दौरान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के स्टूडेंट ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए एयरफोर्स चीफ ने उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए एक रैपिड कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट की जरूरत पर जोर दिया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक अमरनाथ यादव, लांस नायक हरीश चंद्र सिंह और सिपाही श्यामफुल खन्ना ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन रक्षक की शुरुआत कब हुई थी? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।